हेलो एवरीवन। जितने भी बच्चे अकाउंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास सीरीज़ है। इस सीरीज़ में मैं आपके लिए बेसिकली क्लास 12 के लिए फ़िलहाल जितने भी आपके सिलेबस में जितने भी अकाउंट्स हैं, मतलब जितने भी अकाउंटिंग आपको करने होते हैं, चाहे वो अकाउंट बनाने होते हैं, चाहे वो आपको जर्नल करने होते हैं, तो जहाँ से सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सीधे तौर पे आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि आप ये अकाउंट बनाकर दिखाओ, आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाकर दिखाओ, आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर दिखाओ, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर दिखाओ, आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर दिखाओ, आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर दिखाओ। इवन आप बहुत सारे अकाउंट है जो आपको पढ़ने होते हैं। इस अकाउंट से सीधे तौर पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी ईजी भी है। आप अकाउंट को समझेंगे, मज़ा भी आएगा। तो इस सीरीज़ में जितने भी स्लाइड हमारे आएंगे उसमें मैं आपको अकाउंट समझाऊंगा, ठीक है। पहले मैं उसका फॉर्मेट समझाऊंगा। मेरा मानना है कि अकाउंट में जितना क्वेश्चंस का पढ़ना ज़रूरी है, कहीं उससे ज़्यादा आपको उसके फॉर्मेट को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसके फॉर्मेट को समझें। अगर हम ध्यान से उसके फॉर्मेट को समझ लेते हैं तो अकाउंट के क्वेश्चन तो ऐसे ही हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चाहे वो किसी भी राइटर की बुक हो, कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उसे डील कर सकते हो। अगर आप सीधे क्वेश्चन पढ़ते रहोगे और आपको फॉर्मेट नहीं पता रहेगा कि ये बनता कैसे है, इसमें क्या आता है, क्या डेबिट में जाता है, क्या क्रेडिट में जाता है, इसका क्या बेसिक है, ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता रहेंगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप चाहे जितना क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इसलिए मेरा मानना है कि आप फॉर्मेट को समझो, फॉर्मेट को समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो इस सीरीज़ में जो मेरा पहला वीडियो है, उस वीडियो में मैं आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समझाऊंगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता कैसे है, इसको कैसे बनाया जाता है और इसे कौन बनाता है, ये बात पहले समझ लेते हैं। इसको बनाता है एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम प्रॉफिट नहीं कमाना है, ठीक है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो इसको बनाता है। अब कई बार अकाउंट जितने भी है ना, जितने भी अकाउंट है ना, उस सारे अकाउंट के नाम में उस अकाउंट का जितना भी प्रोसेस है सब छुपा हुआ है, ठीक है, सारे अकाउंट के नाम में। अब जैसे मैंने आपको कहा कि आप पीएल अकाउंट बनाओ, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, तो आप समझ गए कि कौन सा अकाउंट बनाना है। तो प्रॉफिट और लॉस का अकाउंट बनाना है, तो प्रॉफिट को दिखाएंगे और लॉस को दिखाएंगे, वेरी सिंपल। अब मैंने आपसे ये कहा कि आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ। कौन सा अकाउंट बनाओ? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ। तो आप समझने का प्रयास करना, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए कह रहा हूँ। तो आप क्या बनाओगे? रिसिप्ट और पेमेंट का अकाउंट बनाओगे। मतलब क्या रिसिप्ट करते हो? आप पैसा रिसिप्ट करते हो, तो आप पैसे का और पेमेंट का, ठीक है, पैसा जो रिसीव करते हो उसका और पैसा जो पेड करते हो उसका अकाउंट बनाओगे। दो ही चीज़ें होंगी ट्रांजैक्शन में, दो ही पार्ट होते हैं, या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा, बहुत सिंपल है। या तो पैसा का आना है या पैसा का चले जाना है, ये चीज़ हम लोग को पढ़ना है। तो सर ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनना है हम लोग का, ठीक है, इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग बनाएंगे कैसे इसको? तो एक बात आपको पता होगा कि जब भी अकाउंट बनाते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक डेबिट पार्ट होता है, दूसरा क्रेडिट पार्ट होता है। अब जब हम कभी भी इस तरह के अकाउंट बनाते हैं जो वन डे अकाउंट होता है, मतलब उसको उसमें डेट की खास जरूरत नहीं होती, तो डेट का कॉलम हम छोड़कर ऊपर में ही डेट डाल देते हैं कि मैंने इसको इस डेट में बना दिया, फुल्ली अकाउंट बना दिया। इसी नेचर का एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, जिसमें हम लोग रिसिप्ट और पेमेंट को दिखाते हैं, कितने पैसे रिसिप्ट हुए उसको, कितना पैसा पेड हुआ उसको, ठीक है। तो रिसिप्ट का मतलब पूरा रिसिप्ट, पेमेंट का मतलब पूरा पेमेंट। अगर आप कोई बुक खरीदते हो तो वहाँ भी पेमेंट कर रहे हो, अगर आप सैलरी देते हो अपने वर्कर्स को वहाँ भी पेमेंट कर रहे हो, आप वेजेस देते हो वहाँ भी पेमेंट कर रहे हो, आप जहाँ रहते हो रेंट दे रहे हो वहाँ भी पेमेंट कर रहे हो, मतलब आप जहाँ भी पेमेंट कर रहे हो तो वो सारा पेमेंट चला जाएगा। रिसिप्ट कहीं से पैसा आ जाए, ठीक है, कहीं से पैसा आ जाए, आप कुछ बेचकर पैसा ले आओ, कोई आपको चंदा दे दे, कोई आपको दान दे दे, कुछ भी दे दे, कहीं से पैसा आ जाए, इन्वेस्टमेंट से पैसा आ जाए, आपको इंटरेस्ट के रूप में पैसा आ जाए, ये सारे के सारे रिसिप्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं जो आपको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। नेचर वाइज अगर हम देखें तो दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं नेचर वाइज, ठीक है, उसमें नेचर का एक अलग अहम रोल है। एक बात मुझे बताओ, सिंपल सा समझना मेरी बात को, बहुत सिंपल समझना। जैसे मान लो आपके पास 5,000 रुपया, ठीक है, इस 5,000 से आपने क्या किया कि एक फर्नीचर खरीद लिया, ठीक है, राइट, ये बात हो गई। दूसरा आपने क्या किया, इस 5,000 से, है ना, मान लिया जाए कि आपने 5,000 से फर्नीचर न खरीद कर आपने इसको घूमने में खर्च कर दिया, मतलब आपने किराया दे दिया, कहीं रिफ्रेशमेंट में खर्च कर दिया, कहीं कुछ खा लिया, कुछ भी कर दिया। तो दो तरह के खर्चे हो गए, एक तो फर्नीचर जो लिया वो भी खर्चा है, एक जो आपने इधर उधर में खर्च किया, ठीक है, वो भी एक तरह का खर्चा है। जैसे आप किराया दे दिए, ठीक है, आप फ्लाइट से गए, आप अपने शहर से कहीं दूसरे शहर गए, आपने 5,000 का किराया दिया, ठीक है। अब दोनों खर्च में फ़र्क है। पहले वाले कंडीशन में आपके पास 5,000 गया है तो आपको फर्नीचर आ गया, ठीक है, आपका फर्नीचर आ गया।
लेकिन दूसरे वाले कंडीशन में जो 5,000 गया है उसके बदले में आपको कुछ नहीं आया, बस आप सिर्फ सर्विस लिए हो, आप यहाँ से वहाँ तक गए हो, एक सीट आपको मिली थी वो भी आपकी नहीं है, एक जगह से पर्टिकुलर जगह से आपको उठाया गया, आप वहाँ बैठे, आप फिर दूसरी जगह उतार दिया गया जहाँ आपको जाना था। मेरी बात समझना। तो फर्स्ट कंडीशन में 5,000 जो मेरा गया, एक चीज़ हमको मिल गई जिसका नाम फर्नीचर है। तो जब हमारे ऐसे खर्चे जाएंगे जिसके बदले में हमको कुछ आ जाएगा, कभी कभी ऐसे भी खर्चे जाएंगे जिसके बदले में हमको कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो जब हम पैसे खर्च कर देते हैं और उसके बदले में कोई दूसरी संपत्ति हमको रिसिप्ट हो जाती है तो हम उसको कहते हैं ये कैपिटल नेचर का है। कैपिटल नेचर का मतलब ये है कि जो फर्नीचर है वो लंबे समय तक हम उसको यूज करेंगे, वो हमारी संपत्ति है, वो हमारी पूंजी है, उसको हम यूज करते रहेंगे, ठीक है। तो वो कैपिटल नेचर का हो गया। लेकिन एक बार हमने किराया दिया है, दूसरी बार क्या हम जिंदगी भर उसी पैसे से किराए में जा सकते हैं? आप कहोगे सर नहीं, दूसरी बार जिंदगी तो छोड़ो, दूसरी बार भी नहीं लेकर जाएगा हमको। तो एक ऐसा पैसा खर्च हो गया है जिसके बदले में हमको कुछ नहीं आया और वो हमेशा हमारे पास नहीं रहेगा, लॉन्ग टर्म हम उसको यूज नहीं कर सकते। वो एक बार चला गया तो चला गया। लेकिन कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो एक बार जाने के बाद रिटर्निंग की चांसेस होती है। सर रिटर्निंग की चांसेस जहां पर होगी उसको हम कहेंगे कि हमने पूंजी में अपने पैसे को पूंजी में बदल लिया, ठीक है। हमारे पास कैश 5,000 था, हमने उससे फर्नीचर खरीद लिया, तो हमारा जो कैश है वो पूंजी में बदल गया, हमारे पास जो फर्नीचर होगा वो पूंजी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने कहीं किराया दिया है तो क्या वो पूंजी है? नहीं, वो तो खर्च हो गए ना। तो आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे भी खर्चे होंगे जो कैपिटल नेचर के होंगे, कुछ ऐसे भी खर्चे होंगे जो आपके रिवेन्यू नेचर के होंगे। इसको रिवेन्यू नेचर का खर्च कहा जाता है। आपने जो प्लेन में आपने किराया दिया है वो रिवेन्यू नेचर का हो गया, आपने जो फर्नीचर खरीदा ये कैपिटल नेचर का हो गया। मेरी बात समझना। तो आप कंफ्यूज कभी नहीं होना। कंफ्यूज इसलिए नहीं होना क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी कि कैपिटल नेचर कहाँ डाला जाता है, रिवेन्यू नेचर कहाँ डाला जाता है, ये समझना होगा आपको धीरे धीरे। लेकिन फिलहाल आपको ये बात समझनी है कि इस अकाउंट में इसका झोल नहीं है, इस अकाउंट में तो इसका कोई टेंशन ही नहीं है। हमको जो पैसा रिसिप्ट हो जाएगा हम सब रख लेंगे, अगले साल का, पिछले साल का, वर्तमान साल का, कहीं का भी पैसा रिसिप्ट हो रहा है हम सब रख लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये कैश है ना भाई, कैश आ रहा है तो आप कैसे इग्नोर करोगे? चाहे वो आपका आ रहा हो, अगले साल का एडवांस आ रहा हो या पिछले साल का ड्यूज आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो आप रखते जाओ। कैपिटल नेचर से पैसा आ रहा हो, रिवेन्यू नेचर से पैसा आ रहा हो, कहीं से भी पैसा आ रहा है रखते जाओ। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल चैप्टर है, टॉपिक है ये, ठीक है। लेकिन सर हम रिवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर कहाँ हमारा फंसेगा? तो जब हम अगला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे ना तो वहाँ पे फंसेगा। फिलहाल टेंशन मतलब वहाँ फंसेगा तब देखेंगे, ठीक है। फिलहाल तो आप समझ ही गए होंगे छोटी सी बात कि कैपिटल नेचर क्या होता है, रिवेन्यू नेचर क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इस अकाउंट का डिजाइनिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक कॉलम ये लिखेंगे पार्टिकुलर के लिए, एक अमाउंट के लिए, फिर पार्टिकुलर के लिए, फिर अमाउंट के लिए, ठीक है ना। जब भी अकाउंट बनता है, चूंकि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की वजह से, चूंकि ये कैश अकाउंट है, एज ए कैश अकाउंट है, आप ये कह सकते हो कि एक तरह का कैश अकाउंट है, ठीक है। रिसिप्ट का मतलब कैश के रूप में, पेमेंट का मतलब कैश के रूप में। इसीलिए कहा जाता है कि जिस तरीके से हम व्यवसायिक संगठन में कैश अकाउंट बनाते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो कैश दो तरह के होते हैं, एक तो हमारे हाथ में होते हैं, दूसरा हमारे बैंक में होते हैं। कई बार हम हाथ में न रखकर हम बैंक में रखते हैं, तो हम उस कैश को दो तरह से काउंट करेंगे कि हमारे कैश में कितना है, ठीक है, और बैंक में कितना है। अब देखना, मैं बात कर रहा हूँ रिसिप्ट की, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलर की जगह पर रिसिप्ट लिख लेना, ठीक है, थोड़ा सा ये भी चलेगा। तो जितना भी रिसिप्ट आपको आएगा, ठीक है, जितना भी रिसिप्ट आएगा सबको इस तरफ लिखना है, जितना भी पेमेंट जाएगा सबको इस तरफ लिखना है, ठीक है। आपने कैश बुक बनाया होगा तो आपने देखा होगा कि जितने भी कैश है, कैश एक्चुअली कैश जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि वो एसेस्ट होता है। कैश कौन सा बैलेंस है? कैश डेबिट बैलेंस है क्योंकि वो एसेस्ट है, ठीक है। एसेस्ट का डेबिट बैलेंस होता है, मेरी बात समझ गए। और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, ध्यान से समझना, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास कैश होगा वो प्लस में होगा, ठीक है। तो जो कैश है, अगर हमारा कैश है, हमारे बैंक में पैसा प्लस में है, तो दोनों हमारी संपत्ति है और उस पैसे से शुरुआत करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी हम पेमेंट की बात करेंगे, जब भी हम रिसिप्ट की बात करेंगे तो भैया पहले से तो कुछ पैसे होंगे ना, तो जो पहले से कैश होगा उसको पहले नोट करोगे, ठीक है। तो जो पहले से कैश होगा उसको हम लोग नोट कर देंगे टू बैलेंस बीटी करके, ठीक है। अच्छा सर टू में ही क्यों? मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये रिसिप्ट का कॉलम है और ये पेमेंट का कॉलम है। तो जो आपके पास पहले से कैश है वो भी प्लस में है, आप ये समझोगे कि ये मेरे पास रिसिप्ट में है पैसा, ठीक है। तो जो पहले से कैश है उसको बैलेंस लिखा जाता है, फिर जहां जहां से पैसा आएगा उसको लिखते चले जाएंगे। तो हमने लिखा टू बैलेंस बीडी, कैश का भी पैसा हो सकता है और बैंक का भी पैसा हो सकता है। आपको सीधे क्वेश्चन में पूछ देगा कि कैश का भी बैलेंस है, बैंक का भी बैलेंस है। जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग का मतलब जो पहले से है, 1 तारीख का बैलेंस, ठीक है, या ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में आपको शो करेगा, ठीक है। तो उस बैलेंस को आपको उठा के कहाँ लिख देना है? टू बैलेंस बीडी में
कैश और बैंक दोनों का ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसको फाइनली अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, क्या मेरी बात आप समझ गए? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरह का कैश अकाउंट है, और कैश जहां से आएगा इस तरफ और जहां जाएगा इस तरफ, मतलब कैश अगर प्लस हो रहा है तो इधर, माइनस हो रहा है तो उधर, दे दोगे तो माइनस हो जाएगा, ले लोगे तो प्लस हो जाएगा। तो आपके पास जो कैश प्लस में है उसको इस तरफ लिख देना है। ठीक है, इतनी बात समझ गए? अब समझना, जहां जहां से पैसा हमको आता रहेगा, कहां से पैसा आएगा, तो सर हमको पैसा आएगा कैपिटल रेवेन्यू से, कैपिटल रिसिप्ट भी आ सकता है। तो यहाँ पर अगर मैंने कैटेगराइज कर दिया है कि कैपिटल रिसिप्ट ये है, रेवेन्यू रिसिप्ट ये है, लेकिन आप टेंशन मत लेना, इसमें अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो सिर्फ आप इतना समझ लेना कि पैसे आ रहे हैं, पैसे अगर आ रहे हैं तो इस तरफ और पैसे जा रहे हैं तो इस तरफ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? एक बार फिर से समझना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो पैसा पहले से है ओपनिंग बैलेंस शो करेगा 1 तारीख का, उसको हम टू बैलेंस भी टिक करके दिखाएंगे। 2 तरह के कैश हमारे पास होता है, एक हमारे हाथ में कैश होता है, एक हमारे बैंक में कैश होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? तो कैपिटल रिसिप्ट का जो भी पैसा है, जैसे लाइफ मेंबरशिप फी है, तो कोई हमारे क्लब में, कोई हमारे संगठन से जुड़ना चाहता है, मेंबर बनना चाहता है, वो जीवन भर का पैसा मुझे इकट्ठे दे देगा, तो एक बड़ी रकम बन जाएगी, और जो बड़ी रकम होगी वो हमारा कैपिटल नेचर का कहलाएगा। मैंने आपको फिर बताया कि जो बड़ी रकम है जिसका मैं कुछ यूज कर सकता हूँ, जिससे कोई संपत्ति खरीद सकता हूँ, जिससे कोई बिल्डिंग खरीद सकता हूँ, तो एक लाइफ टाइम अगर कोई मेंबरशिप हमको दे रहा है, लाइफ टाइम के लिए दे रहा है, तो हो सकता है बहुत सारे पैसे उसने दिए होंगे, तो इस पैसे को हम कैपिटल नेचर में शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो कहेंगे कि ये कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है। अगर आपको कैपिटल नेचर नहीं भी समझना है तो समझ लीजिए कि पैसा आया है, तो यहाँ पर मैं दिखा दूंगा। ठीक है, सिंपल है। तो पैसे जहां जहां से आते रहेंगे तो में दिखाते चले जाएंगे। ठीक है, और कहां से पैसे आएंगे? तो डोनेशन से आएंगे। ठीक है, डोनेशन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, तो जो डोनेशन है स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको दिया गया है, पैसा आया है। ठीक है, तो सर ये स्पेसिफिक पर्पस क्या होता है? तो स्पेसिफिक मतलब बहुत विशेष काम के लिए पैसे दिए होंगे, तो एक मोटी रकम दिया होगा। विशेष किसको कहते हैं? एक बहुत बड़ी रकम को खास रकम कहते हैं, किसी खास काम के लिए दिया होगा, तो वो भी पैसा हमको मिला है। एक तो पहली बात की पैसा मिला है, तो हमने रिसिप्ट में दिखा दिया। दूसरी बात यह है कि एक मोटी रकम हमको मिली होगी किसी खास काम के लिए, तो ये हमारा कैपिटल रेवेन्यू है। ठीक है, कैपिटल नेचर का पैसा है। तो खैर कैपिटल नेचर अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि पैसा आया है, पैसा आया तो 2 में दिखा देंगे। ठीक है, कैपिटल नेचर अगर कैटेगरी आपको नहीं बनाना है तो मत बनाना। ठीक है, लेकिन समझने के लिहाज से आप ये समझ लो, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लाइफ मेंबरशिप फी किस तरह का ट्रांजेक्शन है, कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर। तो आपको होगा सर ये एक मोटी रकम है, ये बेशक हमको मिली है, रिसिप्ट हुई है, रिसिप्ट में जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट वाले कॉलम में जाएगा, 2 में जाएगा, मतलब डेबिट में जाएगा, लेकिन ये एक तरह का कैपिटल नेचर का पैसा है। आगे बढ़े, दो टॉपिक समझ गए। 2 आपने समझ लिया कि 2 लाइफ मेंबरशिप फी भी 2 में आएगा, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस भी 2 में आएगा। एक बार फिर से समझना, सबसे पहले जो हमारे पास बैलेंस है वो हम दिखाएंगे, उसके बाद अगर हमको लाइफ मेंबरशिप फी मिल रही है, जहाँ जहाँ से पैसे आ रहे हैं सबको दिखाते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैंने कैटेगराइज कर दिया है कि ये कैपिटल नेचर का है, ये रेवेन्यू नेचर का। लेगेसी क्या होता है? लेगेसी मतलब क्या होता है? एक कोई व्यक्ति अगर मृत्यु हो जाती है, उसकी मर जाता है वो, तो मरने से पहले वो अपनी सारी संपत्ति, सारी जायदाद, तो एक दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि सारी संपत्ति की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो जायदाद किसी को वसीयत में दे देता है, किसी संगठन को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी क्लब को अगर वो दे देता है, ठीक है भाई, तो वो बड़ी रकम होगी। ठीक है, वो बड़ी रकम होगी। कोई अपनी जायदाद आपके संगठन के नाम करके चला गया, मर गया, वो संगठन, उसका घर, उसके पैसे, उसकी सारी संपत्तियां आपके संगठन के नाम हो गई, तो एक बहुत बड़ी रकम होगी। और उस बड़ी रकम से कोई मैं संपत्ति खरीद सकता हूँ, मैं बिजनेस, कोई बड़ा क्लब स्थापित कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, बड़ा काम कर सकता हूँ। जिस पैसे से आप बड़ी बड़ी काम कर सकते हो वो कैपिटल नेचर के होंगे। क्लियर होंगे? तो 2 चीज़ आपने समझ ली। तो अगर हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फी है, रिसिप्ट हो रहा है 2 में, डोनेशन रिसिप्ट हो रहा है 2 में, लेगेसी रिसिप्ट हो रहा है। सर ये रिसिप्ट कैसे हो रहा है? तो आप जब कोई क्लब चलाते हो तो ये सारे पैसे आपको दिए जाते हैं। ठीक है, आप किसी को नहीं देते, ये सारे पैसे आपको दिए जाते हैं। इसी से पैसे, इन्हीं पैसों से आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका सोशल वेलफेयर का ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये जो संगठन है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। जैसे क्लब है, कोई अनाथालय है, कोई चैरिटेबल कोई संस्था है, ये सब अपने सोसाइटी के लिए काम करती है। तो उसके जो पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो कोई संपत्ति तो बनाकर बेचता नहीं है, वो कोई माल तो बनाकर नहीं बेचता है, तो उसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो वो पैसे कहाँ से आते हैं? तो इसी तरीके से पैसे आते हैं। लाइफ मेंबरशिप, कोई मेंबर बन गया, उसके पैसे उस कंपनी को मिल गए, उस संगठन को मिल गए, कोई डोनेशन दे दिया उसको मिल गए, लेगेसी आ गई, कोई मर गया, अपनी सारी संपत्ति इस संगठन के नाम करके चला गया, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये 3 चीज समझ गए। और पैसे कहाँ से आएंगे? एंडोमेंट फंड है, एक तरह का ये फंड होता है जिसमें अग्रिम रूप से कोई आदमी किसी संगठन में, किसी जो एनपीओ होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, इस तरह के संगठन में कुछ पैसा फिक्स करके वो दे देता है कि भाई आप इस काम के लिए पैसा मैंने आपके नाम से रख दिया, आपकी कंपनी के, आपके संगठन के नाम से रख दिया। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी रकम होती है। फिक्स करने का क्या मतलब होता है? 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया फिक्स करोगे आप। ठीक है, एक तरह का फंड जो आप जारी करोगे, किसी को दोगे, तो फंड का मतलब क्या होता है ना?
थोड़ी मोटी रकम होगी, कुछ बड़ी रकम होगी जिससे बड़े काम हो जाएंगे, ठीक है। तो जहां पैसे बड़े काम के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, जिस पैसे का यूज, जो पैसा बड़े कामों के लिए हमको रिसीव हो रहा है, अच्छा, तो ये भी हमको कोई देगा, ठीक है। डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप भी हमको, अगर मान लो कि कोई क्लब हम चलाते हैं, कोई ऐसा सोशल वेलफेयर का कोई क्लब चलाते हैं, कोई संगठन चलाते हैं, तो ये हमको देगा कोई, ये भी हमको कोई देगा डोनेशन। लेगेसी भी हमको मिलेगी, इंडोमेंट फंड भी हमको मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर कोई संपत्ति है, हम उसको बेचकर, हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, हम उसको बेचकर पैसा ला सकते हैं, ठीक है। कोई संपत्ति हो, जैसे फर्नीचर है, मशीनरी है, कुछ भी हमारे संगठन के पास है, अगर वो पुरानी हो गई है तो हम उसको बेचकर पैसा ला सकते हैं। तो ये भी पैसा हमारे पास रिसीव हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जितना पैसा रिसीव हो रहा है उसको मैं 2 में दिखा रहा हूँ। इतनी बात समझ के आगे बढ़ते हैं। ये सारे पैसे आते हैं। अब रिवेन्यू नेचर के को समझते हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या है भाई? सब्सक्रिप्शन दिया, कोई चंदा दिया, तो चंदा कितना देता है लोग, ठीक है, 1000, 2000, 50 रुपया, 10 रुपया, 30 रुपया, ये बहुत बड़ी रकम थोड़ी है। पैसा रिसिप्ट हो रहा है, कोई शक नहीं है इसमें, पैसे आ रहे हैं आपके पास, आप 2 में दिखा लो, अपने कैश में ऐड कर लो, 2 में दिखा दो। लेकिन बेशक ये पैसा बहुत बड़ी रकम नहीं होगी, ठीक है। जब ये बहुत बड़ी रकम नहीं होगी, इससे बड़ा काम नहीं हो सकता है, ठीक है। किसी ने 30 रुपया चंदा दिया, अब बताओ इसको किस पूंजी में कन्वर्ट करोगे तुम? इसे कोई बड़ी बड़ी संपत्ति ले लोगे, कोई जमीन लिखवा लोगे, बताओ, कोई हवेली तैयार कर लोगे? नहीं, ये पैसे बस छोटे छोटे पैसे हैं, छोटे छोटे खर्चों में चले जाएंगे। तो इसको हम कहेंगे रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। ये कैपिटल नेचर का नहीं है पैसा। आगे बढ़े। इंश्योरेंस फी, कोई इंश्योरेंस फी लिया है, लाइफ मेंबरशिप फी पूरी जिंदगी का है, या इंश्योरेंस फी कोई सिर्फ एंट्री लिया है उसका पैसा दिया है। एंट्री लेगा तो कितना पैसा देगा? बहुत बहुत ज्यादा पैसा थोड़ी होती है कहीं एंट्री की, ठीक है। तो ये भी एक तरह का रिसिप्ट है, लेकिन ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ओल्ड न्यूज़पेपर को जब आप सेल करते हो तो बहुत ज्यादा पैसा मिलता है क्या? नहीं, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया बहुत हो गया, ठीक है। आप जब ओल्ड न्यूज़पेपर को बेचते हो तो इतना बहुत हो गया, ठीक है। तो ये जो पैसे आपके पास आते हैं, ठीक है, तो ये पैसे तो आ गए, पैसे यहाँ से भी आ रहे हैं, पैसे यहाँ से भी आ रहे हैं, पैसे यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये भी सब पैसे आ रहे हैं हमको, ठीक है। कोई एक संगठन है जो NPO है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसको पैसे आ रहे हैं। लेकिन ये पैसे, ये सारे पैसे कैपिटल नेचर के, ये पैसे रेवेन्यू नेचर के। अगर आपको ये बात नहीं भी ध्यान में रहे तो पैसे जहाँ से आ रहे हैं सबको 2 में, पैसे जा रहे हैं भाई में, इतनी बातें याद रखना। पैसे आ रहे हैं 2 में, पैसे जा रहे हैं भाई में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट जो होती है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है। इंटरेस्ट बहुत छोटी होती है, ठीक है। मान लो अगर 10 लाख रुपया आप 10,000 किसी को देते हो, 2% इंटरेस्ट है, तो 2% जो इंटरेस्ट है वो 10,000 का बहुत छोटा पार्ट है, ठीक है, बहुत छोटी सी पैसे है, ठीक है। 2% कितना होता है? 200 रुपया होता है। तो इंटरेस्ट कभी भी बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, और ना वो उससे बहुत बड़ा काम हो सकता है उसके एवज में जो आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये बात समझना, ये एक तरह का लाभ है, एक तरह का रेवेन्यू नेचर का पैसा है। ये पैसा आपको आ रहा है, आपने कहीं पैसे लगा रखे हैं, उस पर इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है, ये भी पैसा आपको आ रहा है, ठीक है। पैसे यहाँ से भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, सब जगह से पैसे आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े। डिविडेंड क्या होता है? जब कई बार कंपनी में जब हम शेयर खरीद कर पैसा लगा देते हैं, ठीक है, हो सकता है आपके कलम में कुछ पैसे हो जिसको आपने किसी कंपनी में शेयर के रूप में इन्वेस्ट कर रखा हो, वहां से जो आपको लाभांश मिलता है, डिविडेंड मिलता है, वो भी बहुत छोटी रकम होती है। पैसे तो आ रहे हैं, ठीक है, आप उसको डायरेक्टली दिखा दो, यहाँ पर रिसिप्ट में दिखा दो, ये रिसिप्ट कर लेना और ये पेमेंट कर लेना। जो रिसिप्ट है उसको दिखा दो, 2 रिसिप्ट, ठीक है, 2 डिविडेंड दिखा दो। अगर आपको दिखाना है कि रेवेन्यू नेचर का है तो दिखाओ, नहीं दिखाना है तो मत दिखाओ, ये पैसे आ रहे हैं बस 2 में दिखा दो, ठीक है। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। जैसे रेंट है, लॉकर रेंट है, यहाँ से पैसे आएंगे। तो रेंट आपका लाखों का अगर घर है तो 2000, 3000, 5000 रेंट आ रहा होगा, ठीक है, 10,000 रेंट आ रहा होगा, राइट ना। 10 लाख के घर से आपको बहुत होगा तो 5,000 रेंट आ रहा होगा, राइट ना, 10,000 रेंट आ रहा होगा। तो ये रेंट बहुत छोटी रकम है, और रेंट जो आता है उसको कहीं ना कहीं उसका खर्च ही हो जाना है, उससे बहुत बड़ा काम नहीं होता है, ठीक है। 1 महीने के रेंट से आप क्या कर लीजिएगा, ठीक है। मान लो कि अगर आपने 50 लाख का कोई घर बनाया है, 10,000 रुपया महीना आपको रेंट कहीं से ऊपर हो रहा है, कोई दे रहा है आपको, आपके मकान में रहता है, तो उस 10,000 से आप जमीन खरीद लो, एक नया मकान नहीं बड़ा तैयार कर लो, नहीं होगा ना, एटेंडम नहीं होगा। वो जो पैसे हैं वो आप या बचत करोगे तो ठीक है, नहीं तो वो पैसे खर्च होते ही चले जाएंगे। तो पैसे तो यहाँ से भी भाई आ रहा है, लेकिन ये रेवेन्यू नेचर का। आगे बढ़े। जैसे संडे रिसिप्ट, इसके अलावा भी अगर कोई पैसा आपको लग रहा है कि जो छोटा रकम है ऐसी हमको मिल गया है, जिसका कोई मानी मतलब नहीं बनता है, इसका बहुत बड़ा यूज नहीं है, तो आप पैसा उसको संडे एक्सपेंसेस, वो भी एक तरह का रेवेन्यू नेचर कहलाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो पैसे आएंगे, हमारे पास कहाँ से आएंगे? लाइफ मेंबरशिप से पैसे आएंगे, डोनेशन से पैसे आएंगे, लेगेसी से पैसे आएंगे, एंडोमेंट फंड से पैसे आएंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ एसेट, अगर हम इन चीज़ों को सेल कर देते हैं कोई पुरानी संपत्ति तो पैसे आ जाएंगे, और सब्सक्रिप्शन से आएंगे, इंटरेस्ट फी से आएंगे, सेल ऑफ न्यूज़पेपर से आएंगे, डिविडेंड से आएंगे, लॉकर रेंट से आएंगे, संडे रिसिप्ट से आएंगे। ये सब पैसे हमको आएंगे, और ये सारे के सारे पैसे हमको 2 में दिखाना है। कहाँ पर? तो पहले जो हमारे पास बैलेंस है उसी में जोड़ कर दिखाना है। इतनी बात समझ गए?
ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, आते हैं बाई साइड में। कभी कभी क्या होगा कि ये जो बैंक है, कैश जीरो हो सकता है। कैश अगर आपके हाथ का पैसा है आप उससे कर्ज नहीं ले सकते हो, लेकिन बैंक में जो पैसा है ना, कभी आपका बैंक के ऊपर और कभी बैंक का आपके ऊपर कर्ज हो सकता है, ठीक है। बैंक में अगर प्लस पैसा है तो आपकी संपत्ति है। कई बार बैंक से आप पैसा अपनी जमा से ज्यादा भी निकाल लेते हैं। तो ये जो बैंक वाला बैलेंस है, यहाँ ना लिखा कर आपका जो ओपनिंग बैलेंस होगा, अगर आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट कर रखा है, लोन ले रखा है, तो ये जो बैंक वाला पैसा है ये बाई में दिखाइएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसकी जो शुरुआत करेंगे, जैसे मान लो कि हमारे कैश में 30,000 रुपया और बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 रुपया, ठीक है। तो कैश वाला पैसा प्लस में है, इसको 2 में दिखा देना। और ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट वाला जो पैसा है, जो शुरुआत हुई और आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट वाला पैसा, तो आप इसको दिखाना बाई में, बाय बैलेंस पीटी करके। कब दिखाना? जब आपके पास ओवरड्राफ्ट रहेगा। तो बाकी अगर आपके पास बैंक में पैसा है, अगर आपके पास कैश में पैसा है और बैंक ओवरड्राफ्ट का कोई चर्चा नहीं है, तो बस 2 में दिखाओ, ये पैसा आपके पास प्लस में है। उसके बाद ये पैसे प्लस हुए, ये आपके प्लस हुए, ये सब आपके प्लस हो गए, तो यहाँ पर इतना पैसा हमारे पास टोटली इतना हुआ। अब इसमें से मैं पेमेंट कर रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ। तो इस तरीके से कैपिटल नेचर का पेमेंट भी हो सकता है। अगर आप कोई फिक्स एसेट परचेज कर लेते हो, जैसे बुक ले लेते हो, फर्नीचर ले लेते हो, बिल्डिंग ले लेते हो, तो पैसे चलेगा, लेकिन इसके बदले में एक बहुत बड़ी संपत्ति आपको मिलेगी, जैसे फर्नीचर मिलेगा, बिल्डिंग मिले, तो ये पैसे खर्च हुए जरूर हैं, लेकिन ये कैपिटल नेचर का, इसे मैंने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी संपत्ति हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर आप पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देते हो तो पैसा वापस हो जाएगा आपका, और यही नहीं, ये कमाकर भी आपको देगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये भी पेमेंट, आपका पैसा तो जा रहा है, इसमें आपका पैसा जा रहा है, यहाँ भी पैसा जा रहा है, यहाँ भी पैसा जा रहा है, लेकिन ये एक तरह का ऐसा पैसा है जो रिटर्न हो जाएगा आपको, ठीक है। कैसे रिटर्न हो जाएगा? तो फर्नीचर आप खरीद लिए, कोई संपत्ति आप खरीद लिए, उस संपत्ति को बेच लीजिएगा, पैसा रिटर्न हो जाएगा आपका, यूज कर लीजिएगा, पैसा सध जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़े। रीपेमेंट ऑफ लोन। लोन जब पे करते हो तो लोन छोटी रकम थोड़ी होती है, लोन तो बड़ी रकम होती है। लोन का पेमेंट आप करोगे तो पैसे तो जाएंगे, लेकिन एक मोटी रकम जाएगी, तो आप कह सकते हैं कैपिटल नेचर का पेमेंट है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, बस पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। रेवेन्यू पेमेंट की मैं बात करता हूँ। रेवेन्यू पेमेंट में आपको क्या क्या आएगा? आपको अगर सैलरी आएगा, वेजेस आएगा, ऑनरेरियम पेमेंट आएगा, ये सब आएंगे रेवेन्यू नेचर के। सैलरी दे देते हो तो आप क्या, अगर आपने सैलरी पेड किया है किसी वर्कर्स को, तो क्या वो वर्कर्स आपको कोई संपत्ति देगा? क्या उस पैसे से आपका कोई कैपिटल बनेगा? भाई वो पैसा तो जाएगा ही, खत्म हो जाएगा ना। जो हमारा स्टाफ है वो ले जाएगा, पैसा को ले जाएगा, क्या करेगा? बर्बाद, मतलब जो भी यूज करेगा वो करेगा। मेरी तो बर्बादी है, इसमें मुझे क्या रिटर्न हो रहा है? ठीक है, मैं सर्विस ले रहा हूँ, घर पे पेड कर रहा हूँ, तो मेरे पैसे के एवज में अगर डायरेक्ट कोई हमको कोई संपत्ति नहीं मिल रही है तो वो रेवेन्यू का खर्चा है मेरा, वो जा रहा है बस, ठीक है। उसके बदले में कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पैसा जा जरूर रहा है, यहाँ ध्यान से देखना, इसमें पैसा जा जरूर रहा है, लेकिन ये पैसा वापस हो जाएगा, इसलिए इसका नाम कैपिटल नेचर है। लेकिन इन समय में पैसा जाएगा तो वापस नहीं आएगा, ठीक है। किसी को सैलरी दे दिए, वेजेस दे दिए, आपने रेंट पेड कर दिया, आपने कोई पोस्टेज स्टाम्प वगैरह खर्च किया, पोस्टेज स्टाम्प या स्टेशनरी का कोई आइटम परचेज किया, ये सब खर्च है, इसके बदले में पैसा रिटर्न नहीं होता है। जैसे इंश्योरेंस करवाया, आपने टैक्सेस पेड किए, जैसे एडवर्टाइजमेंट करवाया, आपने ऑडिट फी करवाया, आपने रिपेयर करवाया, आपने न्यूज़पेपर पीरियडिकल खरीदा, तो जो आपका न्यूज़पेपर है या पीरियडिकल है, ये जो इसको पत्रिका कहते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर समझते ही होंगे, ये पत्रिका है। अगर आप पत्रिका खरीदते हो, न्यूज़पेपर खरीदते हो, तो वो पैसा आपका जा रहा है, बर्बादी हो रही है उसमें पैसे में, ठीक है। उसके बदले में आपको न्यूज़पेपर आ रही है, तो न्यूज़पेपर कितनी की आ रही है, ठीक है, उससे क्या होना है? अगर 5 रुपये का न्यूज़पेपर है, आप 50,000 का न्यूज़पेपर बेचो, ठीक है, आपको 100 रुपया मिलेंगे, 200 रुपया मिलेंगे। ये बहुत बड़ी संपत्ति थोड़ी है। न्यूज़पेपर जब हम खरीदते हैं तो इस लिहाज से खरीदते हैं कि पैसे मेरे खर्च हो गए, ठीक है। उस न्यूज़पेपर का दूसरा कोई इस्तेमाल ही नहीं, बस पढ़ना है, ठीक है ना। और ये एक तरह का ऐसा खर्चा है। अच्छा, ये छोटी सी पैसे लगते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया के न्यूज़पेपर आते हैं। अब इसको कहोगे कैपिटल में ले रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है। क्या आप उस न्यूज़पेपर से कुछ कर सकते हैं? बहुत बड़ा काम नहीं, छोटा मोटा खर्चा है। तो जो छोटा मोटा खर्चा है उसको रेवेन्यू पेमेंट कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पेमेंट हो रहा है, यहाँ पेमेंट हो रहा है, यहाँ पेमेंट हो रहा है, रेंट आप पेड करना पड़ेगा आपको, इंश्योरेंस आपको पेड करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट आपको पेड करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ऑडिट फी आपको देना पड़ेगा, रिपेयर अगर कुछ करवाते हैं, छोटा मोटा खर्चा है, ये आप जाने दीजिए, ये भी आपका खर्चा है। तो इस सब में पैसा जा रहा है, ठीक है। जाने के बाद गार्डनिंग एक्सपेंसेस आप करेंगे, आपका कोई गार्डन है उसके साफ सफाई, उसको कीपिंग करने के लिए जितना भी खर्चा आपका हो रहा है वो जाने दीजिए, ठीक है। उसके बाद टेलीफोन चार्जेस हैं, उसके बाद एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है, उसके बाद अदर सन्डी एक्सपेंसेस है, जितने भी और भी ऐसे खर्चे जो आपको लगे कि रेवेन्यू है, इससे कोई बहुत बड़ा तीर मारने वाला कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आपने अपने पैसे से फर्नीचर खरीद लिया, बहुत बड़ा तीर मार लिया, आपने बिल्डिंग बना लिया, बहुत बड़ा तीर मार लिया, आपने इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, बहुत बड़ा तीर मार लिया, ये पैसा आपका कैपिटल नेचर का कहलाएगा, क्योंकि आप इस पैसे को दोबारा भी यूज करोगे। लेकिन आपने सैलरी दे दिया, कोई तीर की बात नहीं है, आपने मजदूरी दे दिया, चला जाएगा पैसा, वापस नहीं आएगा, आपने रेंट दे दिया, वापस नहीं आएगा आपका पैसा, आपने इंश्योरेंस पेड कर दिया, वापस नहीं आएगा पैसा। जनरली इंश्योरेंस को लॉस मानकर ही लोग चलते हैं, क्योंकि इसके बदले में पैसा तुरंत रिटर्निंग नहीं होती है, जब तक ना हो तब तक आप इसको खर्चा ही
मानकर चलो। इसके बाद टैक्स आपने दे दिया, कोई वापसी नहीं होगी। आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किया, कोई वापसी नहीं होगी। आपने ऑडिट फी दिया, कोई वापसी नहीं होगी। आपने रिपेयर के खर्च चुकाया, कोई वापसी नहीं होगी। आपने न्यूज़पेपर पीरियडिकल्स खरीदे, कोई वापसी नहीं होगी। आपने गार्डनिंग एक्सपेंसेस वगैरह करवाया, कोई वापसी नहीं होगी। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस करवाया, कोई वापसी नहीं। अदर सन्डे एक्सपेंस करवाया, कोई वापसी नहीं। अब मान लो कि आपने कैश से शुरू किया था और ये कुछ पैसे प्लस हुए, ये कुछ पैसे माइनस हुए, तो कितने कैश बच गए वो देखना पड़ेगा। तो इसको कहेंगे बाय बैलेंस सीडी। यहाँ कैश बचेगा, इसको जोड़ कर लाएंगे इस साइड को, यहाँ से ये सारी चीज़ घटाएंगे, जो पैसा बचेगा उसको बाय बैलेंस सीडी कहेंगे, कैरेट डाउन कहेंगे। ठीक है, शुरुआत बीडी से होगी और जब क्लोज करेंगे सीडी कहेंगे। कई बार आपको कैश का पैसा दे देगा, तो जो बचेगा, जो कैश हमारे पास बचेगा वो बैंक का पैसा बचेगा, तो बैंक वाला पैसा बैलेंस करके डाल दीजिएगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए। अगर आपको इतनी बात नहीं समझ में तो इतनी छोटी सी बात समझिए, आपके पास कैश है उसको यहाँ टू में लिख दीजिए, क्योंकि वो एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, टू में लिख दिया। इसके बाद जहाँ जहाँ से पैसे आ रहे हैं टू में, जहाँ जहाँ पैसे जा रहे हैं बाय में, बात खत्म। ठीक है, उसके बाद क्लोज कर देना। मेरी बात समझ गए। अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन आपके सामने है, राइट। यहाँ देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए। ओपनिंग कैश आपके पास है, कैश में पैसा है, बैंक में पैसा है, इंटरेस्ट आपने पेड किया, तुरंत दिमाग में लगाइए, पैसा जा रहा है बाय में। टेलीफोन एक्सपेंस से पैसा जा रहा है बाय में, है आपकी ऑफ ग्रांट्स, ये पैसा जा रहा है बाय में। लाइफ मेंबरशिप फी रिसिप्ट हुआ है, पैसा आ रहा है टू में। अब छोड़ दो यहाँ पर कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का, पैसा आ रहा है टू में। बैट एंड बॉल खरीदा, पैसा आ रहा है टू में। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये क्या है, रेवेन्यू नेचर का या कैपिटल नेचर का, कैपिटल नेचर का, तो आपने पैसे दिए लेकिन आपको उसके बदले में बैट और बॉल रिसिप्ट हो गया, आप उसको यूज करोगे लंबे समय तक के लिए। ठीक है, तो जिसका यूज, जिस पैसे का यूज आप करते ही रहोगे वो आपका कैपिटल नेचर कहला जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े बाबू लोग। यहाँ रिसिप्ट, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हुआ है, ये पैसा आया है इसको टू में। यहाँ टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हुआ है बाय में। ये ट्रीटमेंट ऑफ टूर्नामेंट फंड रिसिप्ट हुआ है, पैसा आ रहा है टू में। क्लोजिंग बैलेंस कैश का दे दिया है, आपको बैंक का बैलेंस निकालना होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, सारे बच्चे समझ गए होंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, तो हमको जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है वो 2020 के लिए बनाना है, और हम लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड 2020। ठीक है, आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, राइट ना। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो बैलेंस हमको रिसिप्ट हुआ है, जहाँ जहाँ से पैसे आए हैं, सबसे पहले जो हमारे पास कैश का बैलेंस है उसको हमने शो किया टू बैलेंस बीटी। बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तो बाय में शो करते हैं। उसके बाद हमको पैसे कहाँ कहाँ से आए, तो भाई ये देखना, ये लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव हुआ मैंने डाल दिया है ना 5500। उसके बाद भाई ये पैसा रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन, ठीक है, वो मैंने डाल दिया। यहाँ टूर्नामेंट फंड रिसीव हुआ है वो मैंने डाल दिया। तो यहाँ से पैसे आए, बाकी पैसे हम पेड किए। इंटरेस्ट पेड हुआ है, ठीक है, यहाँ देखिए ये इंटरेस्ट पेड हुआ है बाय में। टेलीफोन एक्सपेंस बाय में, अपकीप ऑफ ग्राउंड्स बाय में, बैट एंड बॉल बाय में, टूर्नामेंट एक्सपेंस बाय में। और उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 1,20,000 आएगा। और बाकी हमारे पास जो बैलेंस सीडी है वो कैश और बैंक दोनों का देखना है, लेकिन कैश का सीडी आपको दे रखा है, कैश का बैलेंस 5,000 दे रखा है, आपको सिर्फ इसमें बैंक का बैलेंस निकालना है। ठीक है, तो हम जब जोड़ेंगे इसको तो 1,20,000 आएगा। 1,20,000 में से जब ये पूरा घटा देंगे, और चूंकि कैश का बैलेंस हमको दे दिया है तो कैश भी घटा देंगे, तो जो बचेगा वो 55,000 आपका बैंक का बैलेंस बचेगा। मेरी बात फिर से समझना। तो हमारे पास जो पैसे आए हैं वो यहाँ से आए हैं। पैसे जो हमारे पास पहले से थे वो ये है, ये पैसा मैंने दिखाया टोटल कैश में और बैंक में 10,000, 15,000, 25,000। जो हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फी आया है वो 5,500 रुपया का टू में दिखा दिया। टूर्नामेंट फंड से हमको पैसे रिसीव हुआ 15,000 टू में। सब्सक्रिप्शन हमको चाहे जिस साल का भी रिसीव हुआ उसे कोई मतलब नहीं, सबको रिसिप्ट करो टू में। ठीक है, उसके बाद ये इंटरेस्ट हमने पेड किया है बाय में, टेलीफोन एक्सपेंस बाय में, अपकीप ग्राउंड बाय में। ठीक है, ये सब खर्च है, बैट एंड बॉल खर्च है, ये परचेज किया है तो पैसा जा रहा है बाय में। टूर्नामेंट एक्सपेंस आपका हुआ बाय में। और ये जो बैलेंस सीडी है ये कैश का दे रखा है, आपको बैंक का बैलेंस निकालना है। चूंकि आपके पास दो तरह के बैलेंस है, आपके पास कैश का भी बैलेंस है और बैंक का भी बैलेंस है। तो कैश का बैलेंस बच्चों दे दिया है, बैंक का बैलेंस आप निकालना। तो टोटल जो इधर ऐड करोगे, घटाने के बाद इस सबको घटाओगे तो एक पूरा बैलेंस आएगा जिसमें कैश और बैंक दोनों रहेगा, और कैश वाला घटा दोगे तो बैंक वाला बचेगा। इतना करके देखना, ठीक है, राइट ना। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, बहुत कुछ आपने सीखा भी होगा हमसे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट की तरह बनाया जाता है। जो हमारे पास कैश होता है उसको टू में करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है, चूंकि कैश अकाउंट की तरह बनाया जाता है, और जितना भी एसेट से रिलेटेड अकाउंट है वो रियल अकाउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टू में दिखा है, जो इतना पैसा हमको आया है और टू में, और जो पैसा हमारा पेड हुआ है बाय में। ठीक है, बैलेंस कर देंगे। बैलेंस का खास ख्याल रखिएगा, आपके पास दो तरह का बैलेंस है, कैश और बैंक। आपको कैश का बैलेंस दे रखा है, कैश का बैलेंस आप पहले से लिख कर रखना, सबको जोड़ना, इसको जोड़कर इधर ले जाना, सबको घटाना, और ये कैश वाला भी घटा देना, तब तो बचेगा। जो बचा हुआ बैंक है वो बचेगा, तो बाय में दिखा देंगे। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से आप ओवरव्यू दे दें। आपने क्या देखा
कि हमारे पास जो पैसा है उसको मैं टू बैलेंस BD दिखाऊंगा, ये प्लस में है, और प्लस में पैसा जहाँ जहाँ से आएगा यहाँ से ये सब पैसा हमको आएगा टू में दिखा देंगे, सब्सक्रिप्शन से, सेल्फ इन्वेस्टमेंट, न्यूज़पेपर, जो भी पैसे आ रहे हैं, बाकी जो पैसे हमारे जा रहे हैं बाय में दिखा देंगे, और उसके बाद बैलेंस कर देंगे। ये कब आएगा बाय बैलेंस BD? ओवरड्राफ्ट में कब आएगा? तो जब बैंक ओवरड्राफ्ट आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा साफ तौर पे कि बैंक से ओवरड्राफ्ट किया गया है तो आप बाय में दिखा देना, ठीक है। लेकिन जनरली आपके क्वेश्चन में रहेगा नहीं, तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जितने भी डाउट रहे होंगे वो सब क्लियर होंगे। मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को जरा एक बार खुद से बनाकर ट्राई करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप आंसर मिलाएंगे यहाँ हमारे वीडियो से, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको बेहतर लगा है और लग रहा है कि ये सीरीज़ मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, तो आपसे गुजारिश है आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है, कि सर इस तरह की वीडियो हमको चाहिए कि अकाउंट में सर हमको जितने भी अकाउंट हम बनाते हैं उसका बेसिक नॉलेज हमको मिल जाए, एक फॉर्मेट, अच्छा फॉर्मेट मिल जाए, इजी फॉर्मेट मिल जाए कि हम उसको समझ सके, लिख सके और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। तो काफ़ी बेहतर होगा, काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए ये चीज़ समझना, ठीक है। जब आप एग्जाम्पल भी सेट करेंगे, आप बुक के कितने क्वेश्चन बनाओगे, हर तरह की बुक है, हर तरह कहीं भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी डिजिट चेंज करके हम नया क्वेश्चन बना सकते हैं। तो क्वेश्चन के पीछे ना भागो, अब फॉर्मेट के पीछे भागो कि बनता कैसे है। जब आप ये सीख जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन बना दोगे, ठीक है। तो अब मुझे ज़रूर बताना कि ये सीरीज़ में कंटिन्यू करूँ ना करूँ, ये इस तरह के वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, ठीक है, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। तो जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से खींच के जा रहा हूँ कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरह का खाता है। ऑप्शन ए है रियल अकाउंट है, ऑप्शन बी है नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, ऑप्शन सी है पर्सनल अकाउंट है, ठीक है ना। तो ज़रूर बताना मुझे, कमेंट्स बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। इसके अलावा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करो, वहाँ से सैकड़ों वीडियो आपके एग्जाम के लिए, आपके हेल्प के लिए बनाए गए हैं, आपको मिलेंगे और काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।